हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे लुईस के श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। इस टॉपिक ये डेफिनेशन समझने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप वो ध्यान रखिएगा, वो समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लुईस ने ये अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, ठीक है। ये जो मॉडल है वो किस में इन्होंने दिया था, अपने एक आर्टिकल में। उस आर्टिकल का क्या नाम था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, जो कि 1954 में आया था। और जो लुईस का ये मॉडल है ये डुअल इकोनॉमी पर बेस है, दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर। आप ये दोनों तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पूरा जितना भी हमारा प्रिंसिपल है, ये मॉडल है, ये इन्हीं दोनों पॉइंटों पर बेस्ड है, इस वाले पर और इस वाले पर। डुअल इकोनॉमी दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसमें हमारा पहला क्षेत्र निजी क्षेत्र है, जिसको एग्रीकल्चर क्षेत्र भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा लुईस का मानना है। और जो हमारा दूसरा क्षेत्र है पूंजीवादी क्षेत्र है, जिसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी बोलते हैं। पूंजीवादी क्षेत्र से मतलब है जहाँ उद्योग वगैरह, जो हमारी कंपनियाँ होती हैं, और उनका मानना है। और यहाँ पर लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है? एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। और कहाँ पर जनसंख्या कम है? पूंजीवादी क्षेत्र में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है आधिक्य श्रम है। हमारे पास क्या है? आधिक्य श्रम, सरप्लस लेबर है। सरप्लस लेबर का क्या मतलब है? जो हमारा एग्रीकल्चर वाला एक हमारा सेक्टर है और एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो पूंजीवादी क्षेत्र है। तो लुईस बोलते हैं जो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो श्रम है, वहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए एक परिवार है, वो लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं एक फैमिली में। और खेती करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत है, बाकी 2 लोग कहीं और काम कर सकते हैं, बट वो कहीं और काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उसी खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो लुईस यही बोलते हैं जो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं ना, आप इनको पूंजीवादी क्षेत्र में ले आइए। कहाँ ले आइए? पूंजीवादी क्षेत्र में। ये पूरा का पूरा मॉडल सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको सारा मॉडल समझ आ जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं। लुईस क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 क्षेत्र हैं, पहला निजी क्षेत्र जिसको एग्रीकल्चर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा है पूंजीवादी क्षेत्र, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कृषि में लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं। वो बोल रहा है जितने भी यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इनमें से ये 3 लोग क्या हैं? ये एक्स्ट्रा हैं। ये बोल रहा है इन एक्स्ट्रा लोगों को लेके आइए और क्या पूंजीवादी क्षेत्र में लगा दीजिए। इससे क्या होगा? हमारे उद्योग बढ़ेंगे। उद्योग बढ़ने से क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो क्या होगा? गरीबी कम होगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तरक्की करेगी। यही है पूरा मॉडल, सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय आवश्यक है, ठीक है। क्या आवश्यक है? पूंजी संचय आवश्यक है। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर, निर्वाह क्षेत्र क्या, अभी हमने एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात की है ना, उससे हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाए। पूंजीवादी क्षेत्र जो हमने इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात की है, जिससे पूंजी संचय को बढ़ावा मिलने पर अब क्या होगा? जब यहाँ पे हम पूंजीवादी क्षेत्र में लगाएंगे, कंपनियां अच्छा ग्रो करेंगी, उनको प्रॉफिट होगा, जिससे क्या होगा? धन का संचय होगा, पूंजी का संचय होगा। और इससे क्या होगा? आर्थिक विकास हमारा संभव होगा। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, ईजी है। तो अब इन्होंने ना इसकी कुछ मान्यताएं बताई हैं। पहला इन्होंने बोला है कि ये वाला जो हमारा मॉडल है वो सिर्फ अल्पविकसित देशों में ही लागू हो सकता है। अल्पविकसित देश जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और हमारा बांग्लादेश हो गया। और आप अगर देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो साउथ ईस्ट जो हमारी कंट्री हैं, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये मॉडल कहाँ पे लागू होता है? अल्पविकसित देशों में लागू होता है। सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि विकसित देशों में लागू होता है अल्पविकसित देशों में, तो अल्पविकसित देशों में लागू होता है। दूसरा, देश में प्रचलित मजदूरी की दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। लोचदार मतलब मान लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि 50 रुपये रोज मजदूरी है जहाँ पर लोग काम करते हैं। तो ये बोल रहा है सिर्फ 50 रुपये में ही इतने ज़्यादा मजदूर हैं हमारे पास। हमने पहले यहाँ पे बात कर ली थी क्या? सरप्लस लेबर है कि इस 50 रुपये में ही आपको जितनी आप लेबर चाहेंगे, जितना आप श्रम चाहेंगे, आपको वो मिल जाएगा। तो पूर्णतः क्या? लोचदार। जब कोई चीज़ पूर्णतः लोचदार होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आपने अपना बेसिक 12th में या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेम में पढ़ लिया होगा।
और तीसरा ये हमने बात करी ली यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, जीवन निर्वाह क्षेत्र और पूंजी क्षेत्र। ये दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ शर्तें भी दी हैं। ये शर्त कहीं कहीं बुकों में ये मान्यताओं के अंदर ही इंक्लूड है और किसी बुक में ये शर्तें अलग एक पॉइंट बनाकर गिवन है, तो मैंने ये अलग से पॉइंट बना के लिख दिए हैं। वैसे आप चाहें तो इन्हें मान्यताओं में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली शर्त क्या है, श्रम शक्ति का हस्तांतरण प्रचलित मजदूरी पर किया जाता है। हस्तांतरण मतलब हम एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपना लेबर लेके आ रहे हैं, श्रम लेके आ रहे हैं, निजी क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम लेके आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, ये हस्तांतरण ना जो प्रचलित मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी अभी हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था, 50 रुपये लिया था, तो उतने पे ही हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, उनका ये बोलना है, ठीक है, शर्त है पहली। और दूसरा क्या है, पूंजीवादी क्षेत्र में एक समान मजदूरी मिलती है, कि अगर हमने ना डिसाइड किया है कि हम 70 रुपये मजदूरी दे रहे हैं तो 70 रुपये ही मजदूरी देते रहेंगे, बढ़ेगी नहीं है, ठीक है, एक इनकी ये शर्त है जो इन्होंने मानी है। तीसरा ये क्या मानते हैं, श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत एक समान बनी रहनी चाहिए। प्रशिक्षित मतलब अगर ये किसी कंपनी में कोई श्रमिक काम कर रहा है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसे एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके जो प्रशिक्षण में जो उसको वो चीज़ें सिखाने के लिए जो लागत है ना, वो भी सेम है। अगर ये 100 रुपये ये लागत लग रही है तो ये 100 रुपये ही होगी, ऐसा नहीं होगा, कभी ये 80 रुपये हो जाएगी, कभी ये 150 रुपये हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इन्होंने शर्तें रखी हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होगा हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने मान्यताएं मान के ये बैठे हुए हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। अतः लुईस के मतानुसार श्रमिकों को, ये यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि उनके मतानुसार श्रमिकों को निजी क्षेत्र से आप लाइए और उनको क्या है, पूंजीवादी क्षेत्र में उनको लगाइए, ठीक है। अब इस मॉडल की हम विशेषताएं देखते हैं कि इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं। तो अभी हमने पढ़ा जैसे कि 2 क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है। कौन कौन सी इकोनॉमी है, निजी क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र, ठीक है। पूंजी निर्माण में राज्य तथा निजी पूंजीपतियों की भूमिका, ये बोल रहे हैं कि पूंजी निर्माण बहुत कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे, और सेविंग अगर मजदूर लोग सेविंग करेंगे, सोचिए अगर उनको 50 रुपये हम उनको उनकी सैलरी मिलती है तो उसमें वो कितना सेव कर सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं बचा सकते हैं ना। उनको पहले से इतनी कम उनकी आय है कि वो ज़्यादातर खर्च हो जाएगी। तो कौन हमारा यहाँ पे निजी पूंजीपति काम आते हैं और क्या आते हैं, राज्य काम आता है, क्या करने के लिए, निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी वगैरह में। तो ये बोलते हैं पूंजी निर्माण में राज्य तथा निजी पूंजीपतियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। फिर है हमारा तीसरा पूंजीगत आधिक्य, कैपिटल सरप्लस। कैपिटल सरप्लस क्या होता है, सोचिए एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को 50 रुपये दे रही है, बट उसे बचत, वो खुद उस प्रोडक्ट को, सामान को कितने में बेच रही है, 70 रुपये में बेच रही है। तो ये 20 रुपये उस कंपनी को बचे हैं ना, उस पूंजीपति को बचे हैं, ये क्या है, ये पूंजीगत आधिक्य है। और ये जो 20 रुपये बचे हैं ना, ये पूंजीपति जो है वो दोबारा इन 20 रुपये को लगाएगा अपनी कंपनी में और फिर और लोगों को एम्प्लॉय करेगा, ठीक है, और लोगों को क्या अपने यहाँ पे काम पे रखेगा। समझ आ गया। पूंजीगत आधिक्य क्या है, यहाँ एक आदमी है या एक जो श्रम करने वाला मजदूर है, मान लीजिए उसको उसकी सैलरी मिल रही है 50 रुपये, पर वो सामान 70 रुपये का बना रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का हो रहा है। ये जो 20 रुपये बच रहे हैं ना, ये क्या है, पूंजीगत आधिक्य है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पूंजीगत आधिक्य श्रम की सीमांत उत्पादकता तथा पूंजीपतियों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी के मध्य क्या है, ये जो इनके मध्य जो अंतर है ना, ये ही क्या है, पूंजीगत आधिक्य है। अब ये डायग्राम देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ बना हुआ, मैं यहाँ एक बार बनाती हूँ और आपको फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस। तो आप ये सब लिखिएगा कि हमने ओ एक्स एक्सिस पर हमने श्रमिकों की संख्या ली है, वाई एक्सिस पर हमने मजदूरी और सीमांत उत्पादकता ली है, और ये वाला जो है ओ एस हमारी क्या है, जो हमारी निजी क्षेत्र में इनको जो मजदूरी की दर थी वो है, और OW क्या है, जो ये आकर पूंजीगत क्षेत्र में आके जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो इन्हें मजदूरी मिल रही है, ये वो मजदूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पहले जो पूंजीपति हैं उन्होंने OD मजदूर रखे हैं, ठीक है, OD मजदूर रखे हैं, तो उनको ना इतना सरप्लस मिला है, कितना, A1 B1, ये इतनी तो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया है, उन्होंने सैलरी दे दी है, पर ये क्या है, ये हमारा उनका प्रॉफिट है। अब ये इस प्रॉफिट को दोबारा से अपनी कंपनी में लगाएंगे, फिर ये क्या करेंगे,
कंपनी में लगाएंगे। इन्होंने सोचिए इन्होंने नई मशीन खरीदी है, ठीक है। अब उन मशीनों पे काम करने के लिए इन्हें और लेबर चाहिए, फिर ये और लेबर मंगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ OD1 से OD2 हो जाएगा। और फिर से ये सैलरी तो सिर्फ इतनी दे रहे हैं, इनको इतनी बचत होगी A2 B2, ठीक है। ये इतनी बचत होगी, फिर से क्या करेंगे, फिर से इस बचत को कंपनी में लगाएंगे और फिर से OD3 लोग हो जाएंगे यहाँ पे काम करने वाले, और फिर से इन्हें इतनी बचत होगी, ठीक है। पर अब ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम आपको ऐसे समझाया है, मैंने ये पूरी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी में लिखी नहीं है, आप ये चीज़ें लिख लीजिएगा। दोबारा देखते हैं, हमारे एक्स एक्सिस पे क्या, श्रमिकों की संख्या। पहले हमारे OD1 श्रमिक थे जिन्हें OW हम सैलरी दे रहे थे, उन्हें श्रम दे रहे थे उन्हें, पर वो उनका प्रोडक्ट उत्पादन कितना था, OA1 था। जो ये वाला उत्पादन है उनकी क्या थी, बचत थी। इस बचत को दोबारा कंपनी में लगाया, OD1 से हमारे श्रमिकों की संख्या OD2 हो गई। OD2 हुई तो ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा, फिर हमें इतना ज़्यादा बचत होने लगी, फिर हमने वो अपनी बचत दोबारा कंपनी में लगाई, फिर हमने हमारे श्रमिकों की संख्या OD2 से OD3 हो गई। आप ये ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट अब आप सोचिए कि क्या OD3 हो गई और जो हमारी ये बचत थी, क्या हम दोबारा से इस बचत को लगाएंगे कंपनी में और फिर से मजदूर रो को अपने यहाँ पे काम करने रखेगा कोई भी पूंजीपति? पर ऐसा नहीं है, एक लिमिट होगी ना, चाहे पॉपुलेशन कितनी भी ज़्यादा है पर उसकी एक लिमिट होगी ना, कि वहाँ पर जनसंख्या अब कम हो गई है। आधी तो हमारे निजी क्षेत्र में काम कर रही है, एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में, पर ठीक है, और आधी हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आ गई है। बट अब हो गया है, अब और मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया है कि लोग और नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर लोग कुछ हैं जो सोच रहे हैं कि मैं अपने निजी क्षेत्र से पूंजीगत क्षेत्र में आ जाऊं, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही वो सैलरी बढ़ाने की मांग करेंगे, सोचिए अगर वो OW सैलरी की, अभी उनको OW सैलरी मिल रही है बट वो इन फ्यूचर में OV सैलरी मांग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इनका क्या होगा, सरप्लस कम हो जाएगा, बचत कम हो जाएगी। जब बचत कम हो जाएगी तो दोबारा अपनी कंपनी में नहीं लगा पाएंगे, और जब कंपनी में नहीं लगा पाएंगे तो मजदूर ये रखेंगे नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, विकास प्रक्रिया की समाप्ति, एंड ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, कि श्रमिकों की बढ़ी हुई मांग से मजदूरी बढ़ेगी। जब आप बहुत ज़्यादा मांग करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ कम है और उसकी मांग ज़्यादा है ना, तो उसमें पैसे बढ़ जाते हैं, रुपये उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसा ही यहाँ पर है, जब श्रमिक कम हो गए, उनकी मांग ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो अपनी इनकम बढ़ाने की बात करेंगे, और जो श्रम संगठन बनेंगे वो भी दबाव डालेंगे पूंजीपतियों पर कि आप हमारी इनकम बढ़ाइए। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, ये होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो ये दोबारा से अपनी कंपनी में पैसे लगा नहीं पाएंगे, और ये मॉडल यहीं पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब इसकी आलोचनाएँ भी हैं, ठीक है। अब इन्होंने मॉडल दिया है, अच्छाइयाँ होती हैं तो किसी चीज़ में कमी भी होती हैं, तो हम इसकी आलोचनाएँ देखते हैं। तो पहला हमारी आलोचना है उद्यम। उद्यम क्या हो गया, इंडस्ट्री होगी, ठीक है, व्यापार हो गया, तथा प्रेरणा का अभाव। ये बात करते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसे ऐसे करके चीज़ें सही हो जाएंगी, बट यहाँ पर लोग बिजनेस करना ही नहीं चाहते, प्रेरणा का अभाव होता है। लोग डरते हैं अपना पैसा लगाने से कि कहीं वो उस चीज़ में सफल होंगे भी या नहीं, तो प्रेरणा का अभाव है। पहला प्रेरणा तो लाइए इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, पहला पॉइंट तो लोग अब क्रिटिक्स ये देते हैं। दूसरा, कुल मांग की उपेक्षा, ये यहाँ पर उत्पादन तो करते जा रहे हैं, पर इन्होंने ये तो बहुत बताया ही नहीं कि अगर जो आपने इतना सारा उत्पादन कर लिया है उसको खरीदेगा कौन। लोगों के पास अगर इतने पैसे ही नहीं हुए कि उन्होंने चीज़ें खरीदी, फिर अगर नहीं खरीदी तो यहाँ पर तो लॉस होने लगेगा। जब खरीदेंगे ही नहीं तो ये मजदूर रखेंगे कैसे, जब वो बिकेगा ही नहीं। सिंपल सी चीज़ है, अगर वो सामान बिकेगा तभी तो ये कंपनी और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर वो बिकेगा ही नहीं, उसकी मांग ही नहीं होगी, उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो वो प्रोड्यूस क्यों करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कुल मांग की हमने क्या कर दिया, उपेक्षा कर दी है। किसने, लुईस ने। गतिशीलता में बाधा। गतिशीलता में बाधा ये बोलते हैं, आपने बोल तो दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजदूरों को ले आओगे, पर ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब गाँव में रहते हैं कुछ लोग, वहाँ से शहर में जाएंगे और जब हस्तांतरण करेंगे ना, तो इसमें क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी, जो कि लुईस ने बोला है कि हस्तांतरण में कोई कॉस्ट या कोई कीमत नहीं बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या है हमारी, ये भी एक आलोचना है। तीसरा, चौथा क्या है, आय विषमता में वृद्धि। ये क्या कर रहे हैं, खुद तो इन्हें कम सैलरी दे रहे हैं पर खुद को प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो गरीब वर्ग है ना, जो निजी क्षेत्र में काम करता है, और जो पूंजीपति वर्ग है, उनमें क्या है, उनकी आय में बहुत फ़र्क होता जा रहा है। इनकी आय बढ़ती जा रही है, इनकी आय कम होती जा रही है। तो क्या होती जा रही है, विषमता होती जा रही है, जिससे
इकोनॉमी पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यही आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।